Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Tele Law Service. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from the subtopic protection of vulnerable sections point of view. सबसे पहले समझते हैं कि टेली लॉ सर्विस या टेली लॉ प्रोग्राम होता क्या है, और उसके लिए ब्रीफली ज़रा समझ लेते हैं. वर्ड टेली का मतलब क्या होता है. टेली मतलब डिस्टेंस, तो टेलीविज़न मतलब दूर में होने वाली चीज़ों को हम देख पाते हैं टेलीविज़न के माध्यम से. तो टेली लॉ प्रोग्राम का सरल सा मतलब ये है कि दूर से ही आपको लीगल सर्विसेज अगर मिल पाएँ तो उसको हम लोग कहते हैं टेली लॉ प्रोग्राम. जैसे दूर से ही अगर आपको टेली मेडिसिन, यानी कि मान लीजिए कि डॉक्टर बैठा है दिल्ली में और आप बैठे गुवाहाटी में, और आप जूम कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या किसी और तरीके से आप इंटरैक्ट करके अगर आप मेडिकल असिस्टेंस ले पाते तो दैट वुड बी नोन एज टेली मेडिसिन. सिमिलरली अगर आप दूर बैठे किसी भी इंसान से अगर लीगल सर्विसेज अवेल कर पा रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज टेली लॉ. और टेली लॉ प्रोग्राम को रन कर रही है हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. टेली लॉ प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है, कितना इसका सिग्निफिकेंस है, थोड़े टाइम बाद समझेंगे. तो एक बार ब्रीफली जरा आप देख लेते हैं. टेली लॉ सर्विसेज यूजेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ एंड टेलीफोन सर्विसेज टू कनेक्ट लॉयर्स टू द लिटिगेंट्स. यानी कि जो लोग भी मान लो जिनको लीगल सर्विसेज चाहिए उनको हम लोग कहते हैं लिटिगेंट्स. तो लिटिगेंट्स और लॉयर्स को कनेक्ट करते हैं टेली लॉ सर्विसेज की मदद से. इससे होता क्या है, मतलब ये जो टेली लॉ सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए ही टेली लॉ प्रोग्राम या स्कीम लेकर के आई है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. दिस स्कीम हैज़ बीन ब्रॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट वाज ब्रॉट इन 2017. इसका मेन गोल क्या है, देखो ध्यान से समझो. हमारे आपके जैसे मतलब जो भी रिलेटिवली वेल ऑफ लोग हैं या अवेयर लोग हैं उनको अगर लीगल सर्विसेज चाहिए तो वो जा कर के किसी लॉ फर्म को या फिर किसी लॉयर को कनेक्ट करते हैं और उनसे वो लीगल सर्विसेज लेते हैं. लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं जिसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है या लीगल अवेयरनेस नहीं है, लेकिन उनको अगर कोई लीगल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ गई तो फिर उनको लीगल काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं होता है, पैसा देने के लिए नहीं होता है कि ताकि वो किसी लॉ फर्म को या किसी लॉयर को हायर कर सके. तो ऐसे लोगों को फिर ये टेली लॉ प्रोग्राम की मदद से लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू हेल्प द लिटिगेंट्स इन प्री लिटिगेशन स्टेज. लिटिगेंट माने जिनको भी कोई लीगल सर्विस की ज़रूरत है, कोर्ट में केस करना है मान लो आपको. अभी कोर्ट में केस करने से पहले के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्री लिटिगेशन स्टेज. कोर्ट में केस करने से पहले बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी ना, दैट इज़ नोन एज प्री लिटिगेशन स्टेज. और प्री लिटिगेशन स्टेज में लोगों को मदद की जाती है विथ हेल्प ऑफ दिस टेली लॉ सर्विसेज, जिसमें ज़्यादातर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेली सर्विसेज से लॉयर जो है वो मदद कर देते हैं लोगों की. सो द मेन पर्पस ऑफ दिस टेली लॉ सर्विस इज़ टू रीच आउट टू द नीडी, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड एंड द डिसएडवांटेजियस वन. जो फाइनेंशियली मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनकी मदद करना मेन गोल है इस टेली लॉ सर्विसेज का, जो प्रोवाइड की जाती है अंडर टेली लॉ प्रोग्राम रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. कैसे ये एग्जैक्टली काम करता है वो भी ज़रा देखते हैं, हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. क्योंकि गांव-गांव में तो हर आदमी के पास अपना इंटरनेट और लैपटॉप भी नहीं है. तो फिर रूरल एरियाज़ में लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं रूरल एरिया में पंचायत द्वारा बनाई गई कॉमन सर्विस सेंटर. तो पंचायत लेवल पे ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी और बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर्स वगैरह दिया हुआ है. 2-4 लोगों को ट्रेनिंग दे करके कंप्यूटर चलाने की, कंप्यूटर ऑपरेशन की ट्रेनिंग दे करके उनको वहाँ बिठाया गया है. उसको हम लोग कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर दैट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. देखो अलग अलग एरियाज़ में काम हो रहा है, राइट. ऐसा नहीं है कि थिंग्स हैव बिन नॉट चेंजिंग, थिंग्स हैव बिन चेंजिंग. देखो रूरल एरियाज़ में भी लोगों को अलग अलग सर्विसेज, जैसे कि पासपोर्ट बनवाना हो, रेल टिकट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, तो लोग जा सकते हैं इस कॉमन सर्विस सेंटर में इस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, और वहाँ पे जाकर के अपना काम करा सकते हैं. तो कॉमन सर्विस सेंटर्स आर बीइंग डेवलप्ड एट पंचायत लेवल. अब ये टेली लॉ सर्विसेज भी कॉमन सर्विस सेंटर्स की थ्रू ही मिलेगी लोगों को. मान लीजिए कि ये परिवार है जिसको कोई लीगल सर्विसेज चाहिए प्री लिटिगेशन स्टेज में, यानी कि केस करने से पहले कोई लीगल सर्विसेज चाहिए, तो इस फैमिली के पास जाएगा ये पैरा लीगल वॉलेंटियर.
तो अब पैरालीगल वॉलंटियर कौन है जी, ये पहले समझ लो। ये है पैरालीगल वॉलंटियर। इस केस में पैरालीगल वॉलंटियर वो है जो इंसान रूरल एरियाज़ में खुद से वॉलंटियर करता है लीगल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। उसको अपने आप को रजिस्टर करना होता है विद द लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर वो वहाँ पे वो रजिस्टर होकर के अपने आप को पैरा लीगल वॉलंटियर की तरह रजिस्टर करा सकता है। इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। नॉर्मली इसमें कैसा है, टीचर्स को या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इसमें इनकरेज किया जाता है कि आप पैरा लीगल वॉलंटियर भी बन जाइए अपनी छुट्टी के टाइम में। तो पैरालीगल वॉलंटियर्स को इकोनॉमिक बेनिफिट भी कुछ मिलता है, केस बाय केस उनको थोड़ा बहुत ऑनरेरियम भी मिलता है, कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। कोई मंथली इनकम नहीं होती, लेकिन जितना केस में वो सपोर्ट करेंगे लोकल विलेज के लोगों को, उतना उनको फिर केस बाय केस उनको थोड़ा बहुत कंपनसेशन भी मिलता है। तो मुद्दा ये कि पैरालीगल वॉलंटियर जाएगा इस परिवार के पास जिसको लिटिगेशन सर्विसेज चाहिए प्री लिटिगेशन स्टेज में, और फिर इनका एक डेट कन्फर्म कराएगा, और डेट सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ ऑनलाइन पूरी करने के बाद ये फिर जाएंगे इस कॉमन सर्विस सेंटर में। इस कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे तो डेट भर करके ये एक अपॉइंटमेंट ले लेगा किसी लॉयर के साथ। मान लो आज तारीख है 20, आपने 25 तारीख का अपॉइंटमेंट ले लिया लॉयर के साथ, और 25 तारीख को ये परिवार वाले पहुंच जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर में। वो लॉयर भी आएगा और ऑनलाइन आएगा, और ऑनलाइन फिर बातचीत होगी। ऑनलाइन जो ज़रूरतें सारी समझेगा वो लॉयर, और फिर इनकी बेसिक जो पेपर वर्क है फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करेगा। तो एक तरफ लॉयर बैठा है, दूसरी तरफ फैमिली वाले हैं, इंटरेक्शन होगा, और इस तरीके से प्री लिटिगेशन स्टेज पे जो भी रिक्वायरमेंट है वो इस फैमिली की वो पूरी हो जाएंगी, एंड बेनिफिशियरी विल बी सर्व्ड। अभी करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ने और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने फैसला किया है कि इस साल से हमारे देश में हर एक इंसान को टेली लॉ सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। अभी से पहले तक टेली लॉ सर्विसेज अवेलेबल तो थे, लेकिन सबके लिए नहीं थे। देयर वाज एन इकोनॉमिक क्राइटेरिया कि इससे ज़्यादा आपकी इनकम है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और 2 लाख से ज़्यादा इनकम, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको फ्री टेली लीगल लॉ सर्विसेज नहीं मिलेंगे। तो मतलब अर्लियर कौन कौन लोगों को टेली लॉ सर्विसेज मिलेंगे अंडर टेली लॉ प्रोग्राम, उस पर रिस्ट्रिक्शन था, खासकर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन था। अब वो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। दैट इज़ द न्यूज़। टेली लॉ सर्विस को पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बट इट हैज़ बीन नाउ मेड अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब आपको भी कोई सर्विस चाहिए हो तो आप ऑनलाइन टेली लॉ सर्विसेज अवेल कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू अ लॉयर। अब ये टेली लॉ सर्विस को फ्रीली अवेलेबल कराने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है? टेली लॉ सर्विसेज को फ्रीली हर सिटीजन को अवेलेबल कराने से जो हमारा आर्टिकल 39A है, विच इज़ पार्ट ऑफ DPSP ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो मैंडेट है, मैंडेट मतलब जो DPSP तो आई होप आप समझते हैं, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, येट इट एक्ट्स एज ए गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट कि हाउ दे शुड एक्ट, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो DPSP का आर्टिकल 39A इज ए काइंड ऑफ गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट, और DPSP का आर्टिकल 39A कहता है कि हर एक इंसान को फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 39A में जो बातें लिखी हैं, फ्री लीगल एड टू एवरीवन स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड वन, वो गोल पूरा कर पा रही है सरकार विथ हेल्प ऑफ दिस टेली लॉ सर्विसेज बीइंग मेड फ्रीली अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सो this new provision will help in fulfillment of the obligation made under Article 39A of the Constitution. As I said, Article 39A of the Constitution talks about equal opportunity of justice to all. Main जो point है इसमें, इस article के context में important, वो है free legal aid to all, and this will be fulfilled with help of the new provision brought under मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आर्टिकल 39A आपको ये भी जानना चाहिए was not originally available in the constitution, it was inserted in the constitution as a result of 42nd Amendment Act। एक बार जरा इस डायग्राम के फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 39A, इसका मेन बात यह है कि फ्री लीगल एड शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन। उसमें यह कहता है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए सरकार को एक अलग से कानून बनाना चाहिए, और कानून की मदद से हर एक गरीब मार्जिनलाइज्ड को लीगल एड यानी कि लिटिगेशन सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए थ्रू अ सुटेबल लेजिस्लेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 39A से फ्री लीगल एड थ्रू अ सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम मिलना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी कानून बनाया था 1987 में ही, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987।
दूसरे शब्दों में कहते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग नालसा भी कहते हैं। तो कानून बनाया था, लेकिन कानून की मदद से हम लोग लीगल सर्विसेज कुछ ही लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे जो गरीब थे, मार्जिनलाइज थे, थ्रू दिस टेली लॉ प्रोग्राम एंड टेली लॉ सर्विसेज। तो ये पहले से चल रहा था अंडर दिस लॉ, एंड दिस लॉ वाज ब्रॉट एज पर आर्टिकल 39A। लेकिन अब इस प्रोग्राम में टेली लॉ सर्विसेज हर एक इंसान के लिए अवेलेबल करा दिया गया। तो हमारे आपके जैसे लोगों को भी अब अगर मान लो कोई प्री लिटिगेशन स्टेज में कोई लीगल सर्विसेज की ज़रूरत होगी तो हम ये टेली लॉ सर्विसेज का अवेल कर सकते हैं बेनिफिट। और भी क्या फ़ायदे हैं टेली लॉ सर्विसेज के लाने से? अंडर ट्रायल्स को बेहतर और जल्दी जल्दी उनको जस्टिस मिल पाएगा। कल ही हम बात कर रहे थे द प्लाइट्स फेस्ड बाय अंडर ट्रायल्स, कितने सारे अंडर ट्रायल्स अभी जेल में हैं। तो टेली लॉ सर्विसेज से अंडर ट्रायल्स को जल्दी जल्दी लीगल सर्विसेज मिल पाएंगी और इस कारण से और फ्री मिल पाएंगी। तो कल ही हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। अंडर ट्रायल्स को उनका लीगल अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस भी तो उनको कोई लीगल सर्विस प्रोवाइड करने वाला नहीं है। तो एटलीस्ट विथ लीगल सर्विसेज, टेली लॉ सर्विसेज, नाउ द प्रॉब्लम ऑफ द अंडर ट्रायल्स कुड बी एड्रेस टू ग्रेट एक्सटेंट। पिछले साल ही कम से कम 31,000 अंडर ट्रायल्स इनमेट्स वेयर रिलीज्ड ऑन बेल विथ हेल्प ऑफ दिस टेली लॉ सर्विसेज। अब ये जब फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा सबको तो अंडर ट्रायल्स ज़्यादा रिलीज होंगे। तो कल हम जब देख रहे थे ना कि अंडर ट्रायल्स के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए यानी 6.5 लाख प्रिजनर्स में से 80% अंडर ट्रायल्स है, तो हमने कुछ सॉल्यूशंस देखे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजेस्ट किया, प्रधानमंत्री ने क्या सजेस्ट किया। उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि हाल फिलहाल में एक और स्टेप लिया गया है, टेली लॉ सर्विसेज को फ्रीली अवेलेबल करा दिया गया है टू ऑल। दैट कुड बी वन मेजर स्टेप इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ राइजिंग नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स इन आवर जेल्स। उसके अलावा दिस विल हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ SDG नंबर 16। तो SDG नंबर 16 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 16 नंबर ये कहता है टू प्रमोट पीस एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल। तो एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल इट इज़ वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ SDG 16। तो ये जो आर्टिकल 39A या नालसा लॉ और अब जो टेली लॉ सर्विसेज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल है, it can be seen in this line only, access to justice for all, and that means it can be seen in line with fulfillment of SDG number 16। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन UPSC प्रीलिम्स 2020। उस टाइम में इसका जवाब कुछ और होता, अब इसका जवाब कुछ और होगा। इस नए नियम के हिसाब से आप सोच करके इसका जवाब देना, ठीक है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रुपी डेप्रिसिएट्स टू ऑल टाइम लो। आपने भी ये अखबार में या कहीं अलग अलग जगहों पे न्यूज़ सुनी लिया होगा कि $1 अब मतलब $1 अब 80 रुपये के बराबर चला गया। मतलब इट इज़ ऑल टाइम लो, इतना नीचे इतना डेप्रिसिएट हमारा रुपी कभी हुआ नहीं था। सो विल सी व्हाई इट हैज़ हैपेंड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ बेसिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट जल्दी से देख लेते हैं। हाउ एक्सचेंज रेट्स आर डिसाइडेड। तो 3 ही मेन तरीके हैं, ये सब आपने बेसिक इकोनॉमी में पढ़ रखा होगा। 3 ही मेन तरीके हैं जी। एक्सचेंज रेट भी पहले देख लेते हैं फिर देखेंगे एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट इज़ द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। जब आप एक्सचेंज करने जाते हैं तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि $1 बराबर 80 रुपया हो गया है, तो दैट इज एक्सचेंज रेट। यानी कि $1 देंगे तो उसके बदले में एक्सचेंज में आपको 80 रुपये मिलेंगे। एक्सचेंज रेट यानी कि $1 बराबर 80 रुपया कैसे मेनली डिसाइड होता है। एक तरीका तो है फिक्स्ड, कि कोई देश फिक्स कर दे या पेग कर दे। दुनिया के बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने फिक्स कर रखा है या पेग कर रखा है कि भाई हमारे लिए तो हमारी करेंसी का रेट यही है कि $1 बराबर इतना रुपया फिक्स कर दिया मान लो। तो वेरी फ्यू करेंसी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक फीजी, कुवैत, मोरक्को, लीबिया, दे फॉलो दिस मॉडल। दे आर वेरी लेस, वेरी स्मॉल इकोनॉमीज। और क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करने से कैसा है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। देयर आर मेनी चैलेंजेस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करने से। विल सी दैट, कभी और चर्चा करेंगे। वैसे तो ये बेसिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। दूसरा तरीका है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि मार्केट रेट पे छोड़ दिया जाए, मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाए। तीसरा है कि नॉर्मली मार्केट पे ही छोड़ा जाए, लेकिन कभी कभार हमारी सेंट्रल बैंक या सरकार जो है इंटरवीन कर दे एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए, तो उसको कहते हैं मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। और इंडिया में नॉर्मली यही फॉलो होता है। मतलब इन जनरल द रेट इज लेफ्ट टू द मार्केट, बट समटाइम्स गवर्नमेंट और द RBI इंटरवीन्स। हाउ एक्सचेंज रेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एग्जैक्टली क्या होता है, जो इंडिया नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में फॉलो करता है, लेकिन कभी कभार हमारी सरकार इंटरवीन करती है, इसलिए इसको हम लोग मैनेज्ड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है, हाउ एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर विल बी डिसाइडेड। यू सी, पूरे दुनिया भर में अलग अलग एक्सचेंज सेंटर्स हैं, अलग अलग जगहों पर एक्सचेंज सेंटर्स हैं इस तरह के। अभी अगर ज़्यादातर लोग दुनिया में
डॉलर डिमांड करने लगेंगे और अपनी लोकल करेंसी बेचने लगेंगे, भाई ये लोकल करेंसी लो, हमें अपना डॉलर वापस दो। इफ़ अक्रॉस द वर्ल्ड इस तरह के एक्सचेंज सेंटर में लोग अपनी लोकल करेंसी को बेचने लगेंगे, डॉलर मांगने लगेंगे, तो क्या होगा, पूरे दुनिया भर में डॉलर की कमी होगी, और डॉलर की कमी होगी तो फिर डॉलर का भाव बढ़ेगा और बाकी सारी करेंसीज का भाव घटेगा। और यही हो रहा है हाल फिलहाल में। हुआ क्या है, वी विल सी वाई एग्जैक्टली इट इज़ करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिक्लाइनिंग। ऐसा नहीं कि बस भारत, हमारी देश की करेंसी डिक्लाइन हो रही है, यूरो भी डिक्लाइन हुई है, बाकी सारी करेंसीज भी डिक्लाइन हुई है। क्यों? क्योंकि डॉलर की कमी हो रही है मार्केट में। क्यों हो रही है वो थोड़े टाइम बाद देखेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स भी फिर से देख लीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। इंडिया में भी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, बट जैसा कि मैंने आपको कहा, हाउएवर इन इंडिया मार्केट डज नॉट फुल्ली डिटरमाइन एक्सचेंज रेट। आरबीआई ओकेजनली इंटरवीन्स, ओकेजनली, एंड दैट इज वाई वी कॉल इट मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। और RBI occasionally intervenes in the exchange rate through a scheme जिसका नाम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी के दे रखे हैं हमने कि अगर इकोनॉमी मजबूत हो तो उसको अप्रिसिएशन कहते हैं, कमज़ोर हो तो डेप्रिसिएशन कहते हैं, बिकॉज ऑफ मार्केट फैक्टर्स। तो मार्केट फैक्टर के कारण कमज़ोर हो तो डेप्रिसिएशन, मार्केट फैक्टर के कारण कमज़ोर हो तो अप्रिसिएशन। अगर RBI या सरकार के इंटरवेंशन के कारण मजबूत हो तो रिवैल्यूएशन, RBI या सरकार के कारण कमज़ोर हो, उनकी एक्टिविटीज़ के कारण कमज़ोर हो तो डिवैल्यूएशन। नाउ कम टू करेंट न्यूज़। करंट मुद्दा बस यही है कि हमारे देश से डॉलर बाहर जा रहा है, और डॉलर बाहर जा रहा है इस कारण से डॉलर की संख्या हो गई है कम एज कंपेयर टू रुपी, एंड दैट इज वाई डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, रुपी इज वीकनिंग। भाई जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी नेचुरली उसका दाम गिरेगा। मान लो मार्केट में चीनी का सप्लाई बढ़ जाए तो चीनी का दाम गिरेगा। आप समझो मार्केट में चीनी का सप्लाई कम हो जाए, शुगर का सप्लाई कम हो जाए तो उसका दाम बढ़ेगा। आप समझो कि ये डॉलर को शुगर की तरह ही सोचो, इसकी सप्लाई कम हो गई है एंड नेचुरली इट इज़ बिकमिंग कॉस्टलियर एंड इट हैज़ गॉन टू ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई एट 80 रुपीज़ पर डॉलर। ऐसा क्यों हो रहा है? मेनली दो फैक्टर्स हैं वाई डॉलर इज पुलिंग आउट ऑफ इंडिया, एंड इट्स नॉट जस्ट इन केस ऑफ इंडिया, अक्रॉस द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मेन दो कारण है रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के कारण हुआ क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है, और क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने के कारण इंडिया को बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व खर्च करना पड़ रहा है, डॉलर खर्च करना पड़ रहा है कच्चा तेल खरीदने के लिए। क्रूड ऑयल हैज़ बिकम $100 पर बैरल से भी ऊपर चला गया, पिछले 5 महीनों से ऊपर है रसिया यूक्रेन की लड़ाई कारण। तो हमें बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व खर्च करना पड़ रहा है क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए। इस कारण से हमारे देश से डॉलर बाहर जा रहा है। जब डॉलर बाहर जा रहा है तो फिर रुपया कमज़ोर हो रहा है। एक कारण तो ये है जो इंडिया स्पेसिफिक कारण है, क्योंकि इंडिया में कच्चा तेल ज़्यादा मिलता नहीं है। 80% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू इम्पोर्ट। तो ये तो इंडिया को खासा तकलीफ हो रही है बिकॉज ऑफ रसिया यूक्रेन वार। ऐसा कोई देश जिसके पास अपना क्रूड ऑयल है उसको ये प्रॉब्लम कम फेस करना पड़ रहा होगा। लेकिन दूसरा फैक्टर जो है पूरे दुनिया को फेस करना पड़ रहा है वो है इंक्रीज इन द रेट बाय फेडेक्स रिजर्व। देखो जैसे हमारे यहाँ पे रेपो रेट होता है, आप मान के चलो वैसा ही है यूएस का फेडेक्स रिजर्व रेट। थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन आप मान के चलो वही है मोरलेस। तो हमारे यहाँ पे रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है जी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है। रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। वही चीज़ किया है यूएस ने, उन्होंने अपना फेडेक्स रिजर्व रेट बढ़ाया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब जब उन्होंने फेडेक्स रेट बढ़ाया है तो उस कारण से कैसा है कि वहाँ के बैंक्स में अब पैसा रखने से नॉर्मल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा एज़ कंपेयर टू द अर्लियर टाइम्स। फेडेक्स रेट बढ़ने से पहले उनको रिटर्न कम मिल रहा था, फेडेक्स रेट बढ़ाने से उनको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा इन्वेस्टर्स को। तो अब नेचुरली मान लो कोई इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर जिसने इंडिया में डॉलर इन्वेस्ट किया था, वो सोच रहा है कि अमेरिका में अगर मैं यही डॉलर इन्वेस्ट करूं तो चूँकि फेडेक्स रेट बढ़ चुका है मुझे वहाँ पे बेहतर रिटर्न मिलेगा, तो वो फिर अपना डॉलर लेकर के अमेरिका जा रहा है। एंड दिस इज़ हाउ डॉलर इज़ पुलिंग आउट ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज लाइक इंडिया। तो ये जो दूसरा फैक्टर है ना फेडेक्स रेट का ऊपर जाना, this factor is applying to all other currencies of the world, and that is how, because from all other economies of the world the dollar is pulling out, investors are pulling out of these countries, are going to their respective territory, that is US, and that is how दुनिया की लगभग सारी करेंसीज कमज़ोर हो रही हैं। इट्स नॉट जस्ट इंडियन रुपी, इट इज़ साउथ कोरियन यूरो की तो हालत खासा ही ख़राब है। यूरो और डॉलर बराबर पे आ गया है, $1 इज इक्वल टू 1 यूरो।
ऐसा 20 सालों में पहली बार हुआ है. दैट हैज हैपेंड. मीन्स यूरो हैज ऑल्सो वीकेंड एंड इट हैज वीकेंड मोर देन इंडियन रुपी. यू सी, इंडियन रुपी हैज वीकेंड बाय 7%, यूरो हैज वीकेंड बाय 11%. ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, इट हैज वीकेंड बाय 19%. सो हमारा रुपया भी देखो 2018 में 70 रुपये पे था, आज वो घट करके 80 रुपये पे आ गया. इट्स अ डिक्लाइन, बट अदर इकोनॉमीज आर ऑल्सो डिक्लाइनिंग बिकॉज दिस सेकेंड फैक्टर, अदर करेंसीज आर ऑल्सो डिक्लाइनिंग बिकॉज दिस सेकेंड फैक्टर इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रक्षक प्लस scheme and this topic is important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view. रक्षक प्लस स्कीम को देखेंगे. सबसे पहले जरा समझते हैं अबाउट सिक्योरिटी फोर्सेज इन इंडिया. हमारे देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको मेनली दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPF. इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में आ जाएगी हमारी आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी, जबकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आ जाएगा CRPF, CISF, SSB, ITBP, BSF, NSG, असम राइफल्स. तो ये सब इधर आते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में. इंडियन आर्म्ड फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज में मुख्य अंतर क्या है? आर्म्ड फोर्सेज आर ऑफेंसिव इन नेचर, यानी कि नॉर्मल टाइम में ये कैसा है, अपने टेरिटरी में रहते हैं, अपना ट्रेनिंग वगैरह करते रहते हैं. इनका मेन खासा इस्तेमाल किया जाता है लड़ाई के टाइम में. ऑफेंसिव फोर्सेज हैं. जबकि पारामिलिट्री फोर्सेज जो हैं दे आर डिफेंसिव फोर्सेज, यानी कि पीस के टाइम में ये जगह जगह पे सर्विलेंस करते हैं, देख रेख करते हैं, बॉर्डर को देखते हैं. जैसा कि मैंने आपको कहा, इंडियन आर्म फोर्सेज आर डिप्लॉयड ड्यूरिंग वॉर, पैरामिलिट्री फोर्सेज आर डिप्लॉयड ड्यूरिंग पीस टाइम. अभी ये आर्टिकल जो है आसाम राइफल से रिलेटेड है, तो आसाम राइफल से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं. आसाम राइफल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1835 एंड दैट मेक्स इट इंडियाज ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज. असम राइफल्स आर मेनली डिप्लॉयड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और इनका जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में मेन रोल रहा है. इनका जो मेन काम है आज के टाइम में वो है इंडिया म्यांमार के बॉर्डर को गार्ड करना. सो इंडिया म्यांमार बॉर्डर यू सी 1643 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया म्यांमार बॉर्डर को दे हैव बीन गार्डिंग सिंस 2002. तो पहले इनका मेन रोल था नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को काउंटर करना असम राइफल्स का. अब जब वो काफ़ी हद तक काउंटर हो गया है तो उनको मेन काम दे दिया कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर को सर्विलेंस करना, गार्ड करना. असम राइफल्स को लेकर के एक और इंटरेस्टिंग बात है, पीटी पर्सपेक्टिव से आप याद रखना, असम राइफल इज़ अंडर ड्यूअल कंट्रोल. ये अकेला पैरामिलिट्री फोर्स है विच इज़ अंडर ड्यूअल कंट्रोल. इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हाथ में है, जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ में है. करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि PNB ने, पंजाब नेशनल बैंक ने एक स्कीम चलाया हुआ है जिसका नाम है PNB रक्षक प्लस स्कीम. ये जो PNB रक्षक प्लस स्कीम है वो हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम का काम करता है. यानी कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस PNB रक्षक प्लस स्कीम के अंतर्गत इंश्योरेंस ले सकते हैं कि अगर किसी एक्सीडेंट में उनको कुछ नुकसान होता है या डेथ होती है तो उनको कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम राइफल्स के लिए PNB ने ये स्कीम चलाया है. PNB का ये जनरल स्कीम है, PNB रक्षक प्लस, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की फैसिलिटी देता है. हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है PNB रक्षक स्कीम क्योंकि PNB ने आसाम राइफल्स के साथ एक MOU साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है और इसके मदद से अब आसाम राइफल्स के लिए भी ये PNB रक्षक प्लस स्कीम अवेलेबल रहेगा. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम सोलर पॉलिसी ऑफ 2017 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले समझिए करंट न्यूज़ क्या है. तो उदलगिरी के लालपुल रीजन में हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने एक 25 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया. हाल फिलहाल में कल ही किया इनफैक्ट. 25 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इन उदलगिरी डिस्ट्रिक्ट. ये जो सोलर पावर प्लांट बनाया गया है PPP मॉडल में बनाया गया है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाया गया. और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं. तो उसमें इसको बनाया गया अंडर बिल्ड ओन एंड ऑपरेट मॉडल के अंतर्गत. क्या होता है बिल्ड ओन एंड ऑपरेट, जरा देखते हैं. बिल्ड ओन एंड ऑपरेट में कैसा होता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे तो यही होगा ना, एक तरफ से गवर्नमेंट की कंपनी होगी, एक तरफ से प्राइवेट कंपनी होगी. तो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में
कैसा होगा कि कोई भी एक प्राइवेट कंपनी पहले वो प्रोजेक्ट को बनाएगी, फिर कुछ दिन तक उसको ऑपरेट करेगी, पैसा रिकवर करेगी और बाद में उस प्रोजेक्ट को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकारी कंपनी को ट्रांसफ़र कर देगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये टोल बूथ, ये टोल रोड बनाया किसी प्राइवेट कंपनी ने, तो टोल रोड को बनाया प्राइवेट कंपनी ने, तो बिल्ड किया सबसे पहले उसने, फिर उस पर टोल बूथ लगा करके कुछ दिन तक इसको ऑपरेट करेगी और उस पर टैक्स खुद कलेक्ट करेगी, और कुछ सालों बाद जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा 4 साल 5 साल बाद ये रोड, ये टोल नाका सब कुछ वो सरकारी जो पार्टनर होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, उसको वो ट्रांसफ़र कर देगा। सो ये जो करंट प्रोजेक्ट आया है उडालगिरी में, इट इज़ अंडर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल ऑफ पीपीपी। इसमें कैसा है कि आसाम सरकार के साइड से है एपीडीसीएल, जबकि प्राइवेट कंपनी है अज्योर पावर, इनके बीच में ये पीपीपी एग्रीमेंट है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र का। तो अज्योर पावर ने इसको बिल्ड किया है, कुछ दिन इसको ऑपरेट करेगा और बाद में इसको एपीडीसीएल को ट्रांसफ़र कर देगा। अभी इसी आर्टिकल में बताया गया है असम सोलर एनर्जी पॉलिसी के बारे में। ये असम सोलर एनर्जी पॉलिसी 2017 में लाया गया था। असम सोलर एनर्जी पॉलिसी के हिसाब से 2026 तक आसाम की जितनी भी पावर प्रोडक्शन है उसकी 50% पावर प्रोडक्शन सोलर एनर्जी के फॉर्मेट में होगी। और ये जो नया प्रोजेक्ट लाया गया उडालगिरी में, इट हैज़ बीन ब्रॉट अंडर दिस आसाम सोलर एनर्जी पॉलिसी इटसेल्फ। 2026 तक 50% हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो सोलर फॉर्मेट पे, सोलर एनर्जी के फॉर्मेट में होगी। और ये नया प्रोजेक्ट इसी के अंतर्गत लाया गया है। और भी प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं इस आसाम सोलर एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत। फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में ही 1-2 दिनों में फिर से एक और 25 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इनॉग्रेट करेंगे इन बोको रीजन ऑफ कामरूप डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा कुछ दिनों पहले, लगभग 2 महीने पहले, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी बताया था 70 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट आमगुरी रीजन में इनॉग्रेट किया गया है। ऑल दीज आर बीइंग डेवलप्ड अंडर दिस आसाम सोलर पॉलिसी ऑफ 2017 इटसेल्फ। आसाम सरकार ने एक अग्रीमेंट साइन किया है विद अ कंपनी जिसका नाम है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, साउथ इंडिया की कंपनी है, जिसके अंतर्गत 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट हमारे आसाम में डेवलप किया जाएगा। अलग अलग रूफ टॉप्स पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी पे या सोलर एनर्जी पे सवाल आ गया एपीएससी मेंस में, तो आपको आसाम सोलर पॉलिसी 2017 और ये सब प्रोजेक्ट्स का नाम जरूर मेंशन करना होगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अरुणोदय स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अरुणोदय क्या है, आई होप आप सब जानते ही होंगे। मंथली बेनिफिट देती है असम सरकार, मंथली कंपनसेशन देती है असम सरकार कुछ मार्जिनलाइज्ड परिवारों को, गरीब परिवारों को, ऐसे परिवार जिनका इनकम, ईयरली इनकम 2 लाख रुपए से कम है। उसमें भी वो परिवार विच इज़ मेनली लेड बाय अ विडो, डिवोर्सी, अनमैरिड वुमेन या विच इज़ हैविंग ए स्पेशली एबल्ड मेंबर, उस परिवार को प्रायोरिटी दी जाती है अंडर अरुणोदय स्कीम पे। अभी अरुणोदय स्कीम में मंथली कंपनसेशन कुछ गरीब परिवारों को, उसमें भी जिन परिवारों में विडो, डिवोर्सी लीड में हैं या फिर स्पेशल एबल्ड मेंबर हैं, उसको आप समझिए प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी अरुणोदय स्कीम में मंथली कंपनसेशन 830 रुपये का दिया जाता था, फिर उसको बढ़ा करके 1000 रुपया किया गया है। करंट न्यूज़ ये है कि मंथली कंपनसेशन को अब बढ़ा करके 1250 रुपये कर दिए गए हैं विथ 250 एडिशनल सब्सिडी फॉर 50 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात को आप याद रखना, मंथली कंपनसेशन को बढ़ा दिया गया है। प्लस 6000 परिवार हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे। मतलब 17 लाख परिवारों को पहले बेनिफिट मिल रहा था, अब 23 लाख परिवारों को बेनिफिट मिलेगा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। असम के अंदर 126 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 6000 फैमिलीज एडिशनल विल बी एडेड। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख to 7 lakh families additional will be given benefit under अरुणोदय स्कीम as per the current news। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते। जीरो टिलेज, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नॉन जस्टिसिएबल राइट इसमें से कौन कौन है? राइट टू लिबर्टी तो जस्टिसिएबल है, देखो फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये दोनों फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। दे आर राइट्स बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नॉट फंडामेंटल राइट एंड दैट इज वाई दे आर नॉट जस्टिसिएबल। राइट, ये दोनों ही लिखे गए हैं कहाँ पे? डीपीएसपी में लिखे गए हैं। डीपीएसपी इज नॉट अ, डीपीएसपी इज ऑल्सो ए राइट बट नॉट justiciable, they are non-justiciable rights. Namaste scheme is for sanitation workers. That's all from our side for today. Thanks for watching.